हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने हमारा नया चैप्टर रिलेटिव मोशन स्टार्ट किया था और बिल्कुल बेसिक बातें की थी रिगार्डिंग रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन। चलिए सबसे पहले उसको रिवाइज करते हैं और उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज इक्वेशन ऑफ मोशन इन रिलेटिव मोशन, और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद द रिवीजन। तो सबसे पहली बात जो हमने सीखी थी लास्ट लेक्चर में वो थी रिलेटिव पोजीशन निकालना, कि अगर मुझे निकालनी है रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो उसको लिखा कैसे जाएगा। उसको लिखा जाएगा ऐसे, जिसके भी रिस्पेक्ट में बात हो रही है वो बाद में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या होता है, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। इसी में हमने एक बात ये कही थी कि पोजीशन ऑफ ए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस पोजीशन ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके भी रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं उसकी पोजीशन का नेगेटिव निकालो, मतलब रिवर्स करो, और उसमें जिसकी पोजीशन हम निकाल रहे हैं उसमें ऐड कर दो। तो इस तरीके से भी आप चीजों को सोच सकते हो। फिर हमने बात की थी रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है कि VAB अगर मुझे निकालना है तो इट विल बी वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ A प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ B। एक और बात जो हमने सीखी थी वो ये थी कि वेलोसिटी ऑफ ए, किसी भी पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी उसी के ही रिस्पेक्ट में 0 होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इसको लिखने जाऊंगा तो VA माइनस VA, सो इट विल कम आउट टू बी नल वेक्टर। चलिए, उसके बाद हमने बात की थी एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन के लिए भी सेम सिनेरियो होता है। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर मैं लिखने जाऊं तो AA माइनस AB, और इसके लिए भी मैं सेम चीज लिख सकता हूं विच इज AA प्लस माइनस AB। और इसके लिए भी अगर मैं बात करूं कि एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू A, so it will also comes out to be null vector। तो इससे हमको पता क्या पड़ा कि जिसके भी रिस्पेक्ट में हम पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हैं उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और पोजीशन को पलटो। पलटना का मतलब क्या होता है कि उसका नेगेटिव करो, और जिसकी भी हम निकालने जा रहे हैं पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उसमें ऐड कर दो। यही बात यहाँ पे और यहाँ पे लिखी हुई है। और जिसके भी रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं वो ओरिजिन पे होता है, उसकी ना तो कोई वेलोसिटी होती है ना ही उसके पास कोई एक्सेलरेशन होता है। मतलब जिसके भी रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास रेस्ट पे होगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है और यहाँ पे लिखी हुई है। और अगर मैं यहाँ पे भी लिखना चाहूं कि RAA रिलेटिव पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू A, तो वो भी नल वेक्टर आता है। मतलब कि जिसके भी रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे होंगे वो ओरिजिन पे होगा। आई होप दिस ऑल थिंग्स आर कंप्लीटली क्लियर टू यू। ओके, चलिए एक सवाल सॉल्व करते हैं इसी के बेसिस पे और उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या सवाल है, A lift is moving downwards with acceleration A। मेरे पास एक लिफ्ट है और वो लिफ्ट डाउनवर्ड्स मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन A। ठीक है, आगे क्या बोला है, A man in the lift drops a ball within the lift। कोई एक मैन है जो कि लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट के अंदर है, और इस मैन के हाथ में एक बॉल है और इसने इसको ड्रॉप किया। फिर क्या बोला है, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन इन द लिफ्ट। यहां पे कोई मैन है जो इस बॉल
के एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व कर रहा है एंड स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड, और कोई एक मैन है जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या इसका एक्सेलरेशन होगा और इसके रिस्पेक्ट में क्या इसका एक्सेलरेशन होगा, हमको ये बात बतानी है। चलिए सबसे पहले बात समझिए कि जैसे ही इस बॉल को छोड़ा गया ये नीचे आएगी, और जैसे ही नीचे आएगी इस बॉल के ऊपर इकलौता जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन इसके ऊपर आएगा इस बॉल के ऊपर वो आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज जी। तो जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा हुआ है उसको क्या लगेगा कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, सिर्फ जी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और उसको क्या लगेगा कि एक बॉल है जो हवा में है, और हवा में है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा जी। लेकिन अगर कोई मैन यहां पे खड़ा हुआ है लेट्स से ए, अब ये लिफ्ट के अंदर ही है और लिफ्ट के अंदर ही कोई बॉल नीचे गिर रही है, तो लिफ्ट के अंदर कोई बॉल नीचे गिर रही है और इस पर्सन ए की अगर मैं बात करूं तो ये खुद भी लिफ्ट के साथ साथ ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, मतलब अब इसके पास भी कोई एक एक्सेलरेशन है ए जो कि है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा बॉल का एक्सेलरेशन निकालने की, तो मैं क्या करूंगा कि इसका खुद का जो एक्सेलरेशन है वो पलटा के इसको दे दूंगा, और जब पलटा के इसको दूंगा तो इसके पास जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ए अपवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट एक्सेलरेशन इसके पास जो आएगा बॉल के पास वो आएगा जी माइनस ए। ये बात समझ में आई? वापस समझो कि जो बंदा ग्राउंड में है उसको बॉल कहां लगेगी, हवा में, इसको कहां दिखेगी, हवा में, दोनों को ही हवा में दिख रही है। लेकिन जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा हुआ है वो तो स्टिल है, रेस्ट पे है, उसका ना तो कोई वेलोसिटी है ना कोई एक्सेलरेशन है। तो जब मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो उसको बॉल दिखेगी हवा में, हवा में दिखने वाली बॉल, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर जो इकलौता फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको तो क्या लगेगा कि ये डाउनवर्ड आ रही है विद एक्सेलरेशन जी। इतनी बात समझ आई? लेकिन कोई एक बंदा है जो लिफ्ट के अंदर है, उसको भी बॉल हवा में दिखी, लेकिन ये बंदा लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है विच इज ए। तो जब मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो इसका एक्सेलरेशन पलटा के बॉल को दूंगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी बात की थी कि जिसके भी रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं उसका एक्सेलरेशन पलटा के देना पड़ता है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो इसका एक्सेलरेशन मुझे पलटा के देना पड़ेगा। बॉल तो हवा में है, वो जी से नीचे आ रही है, उसका खुद का एक्सेलरेशन जी नीचे है, लेकिन मुझे अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो इसका एक्सेलरेशन पलटा के दूंगा ए ऊपर, तो नेट क्या हो जाएगा जी माइनस ए विच इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। जी नीचे ए ऊपर, तो नेट क्या हो जाएगा जी माइनस ए। तो सबसे पहली बात, with respect to man in the lift it will be g minus a, with respect to man on the ground it will be a. So the correct answer of this question will be option number 3. I hope this question is clear to you. I hope इसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वापस क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं विच इज इक्वेशन ऑफ मोशन इन रिलेटिव मोशन। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन सिंप्लीफाइड पढ़ा था, उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, किसके अंदर, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना सीखा था कि मल्टी डायमेंशन में एक्स और वाई अगर मेरे पास आता है तो किस तरीके से वेक्टर की हेल्प से मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था। अगर अरे आई कैप जे कैप को उसको भी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से सॉल्व किया था ना, तो वो तरीका था। अब आता है एक और तरीका जहां पे मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। तीनों ही केसेस में क्या कॉमन है कि जो मेरा एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। यहां पे बात हो रही है रिलेटिव मोशन की, तो जो एक्सेलरेशन होगा जो हम कांस्टेंट ले रहे हैं वो भी रिलेटिव आएगा। मतलब कि इफ रिलेटिव एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट
अगर मेरे पास रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो मेरे पास तीन इक्वेशन आएगी, विच इज v रिलेटिव इट इज इक्वल्स टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इनटू t। वेक्टर फॉर्म में लिख लो, कैसे ही लिख लो, ठीक है। दूसरा s रिलेटिव इट इज इक्वल्स टू u रिलेटिव इनटू t प्लस 1/2 a रिलेटिव इनटू t स्क्वायर। तीसरा v रिलेटिव का स्क्वायर माइनस u रिलेटिव का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 2a रिलेटिव एंड s रिलेटिव। ये मेरी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती है अगर मेरे पास जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। अच्छा, अब एक बात समझो कि अगर इफ रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है लेकिन जीरो भी है, मतलब कि रिलेटिव एक्सेलरेशन मेरे पास जीरो निकल के आ गया, तो इस इक्वेशन को देखो तो यहां पे क्या बन जाएगा, s रिलेटिव इज इक्वल्स टू u रिलेटिव इनटू t। मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम हम लगा सकते हैं अगर मेरे पास रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है। सिंपल बेसिक सी बात, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वो बात हम लगा सकते हैं यहां पे। अब एक बात समझो कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है A और ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है B। लेट्स से ये है मेरे पास VA और लेट्स से ये है मेरे पास VB और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है S। अब ऐसे समझो कि फर्स्ट केस में बोलता हूं आपको कि VA इज ग्रेटर देन VB। क्या बोला है कि ये जो वेलोसिटी है ये इससे बड़ी है, ये वेलोसिटी इससे बड़ी है, तो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये बात बताओ। कि अगर ये इससे बड़ा है तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये ए बी के पास आता जाएगा, ए बी के पास आता जाएगा, तो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो कम होगा। मतलब कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, लेट्स से किसी के भी एक के रिस्पेक्ट में बात कर लो, विद रिस्पेक्ट टू बी बात कर लो। विद रिस्पेक्ट टू बी अगर मैं बात करूं तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी VAB, उसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले VA और इसको पलटा के दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस VB, ये हो जाएगी। मैंने आपको क्या बात बोली कि इन दोनों का सेपरेशन कम हो रहा है, मतलब ये दोनों पास आ रही है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रही है। तो इस केस में ये जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है इसको एक नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये तो था मेरा फर्स्ट एग्जांपल। अब ऐसे समझो कि सेकंड केस में क्या हो रहा है कि VB ग्रेटर है और VA छोटा है, मतलब VB इज ग्रेटर देन VA। अब इस केस में क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो बढ़ता ही जाएगा, मतलब ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है ये आपस में एक दूसरे से सेपरेट होते ही जाएंगे। तो इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी आती है इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ
सेपरेशन। बात समझ आई कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिक्रीज हो रहा है रिलेटिव वेलोसिटी की हेल्प से, तो वो जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर मेरा जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग के जो सवाल होंगे उसके अंदर मेरे पास जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से हम बात करेंगे, उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं क्या बोला है। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 500 मीटर with speed 15 meter per second is moving along east. एक ट्रेन है जिसकी लेंथ मुझे दे रखी है 500 मीटर और इसकी जो स्पीड है वो है मेरे पास 15 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। और क्या बोला है, अ बर्ड इज मूविंग जस्ट अबाउट द ट्रेन विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। कोई एक बर्ड है जो कि मूव कर रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में और वेलोसिटी ऑफ बर्ड मुझे दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। मुझसे क्या बात पूछी है, फाइंड आउट टाइम टेकन बाय बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन। सिंपल सी बात, लेट्स से बर्ड यहां से स्टार्ट हुआ, तो किसी की भी रिस्पेक्ट में हम बात करें, एक्सेलरेशन कुछ दे नहीं रखा है, मतलब दोनों कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास 0 हो गया। अब बात समझो कि मैं किसी की भी रिस्पेक्ट में बात कर सकता हूं, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू बर्ड अगर मैं बात करूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बर्ड के ऊपर जाकर बैठना पड़ेगा, और बर्ड के ऊपर जाकर बैठूंगा तो उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और हर्जाना क्या है कि इसकी वेलोसिटी को पलट के दे दूंगा। जैसे ही मैं इसकी वेलोसिटी को पलट के दूंगा, मेरे पास क्या सिचुएशन बनेगी कि ये मेरी ट्रेन जिसकी लेंथ है 500 मीटर और ये मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड, और ये है मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने पलटा के दी बर्ड की वेलोसिटी को। अब मेरे पास बर्ड जो था यहां पे, ये तो रेस्ट पे आ गया, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, ये तो रेस्ट पे आ गया, है ना। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में जो भी हमारा ऑब्जर्वर होगा वो रेस्ट पे आएगा, तो ये तो रेस्ट पे आ गया। मतलब अब एक बर्ड यहाँ पे है और एक ट्रेन ऐसे जा रही है। इस ट्रेन की लेंथ है 500 मीटर और किस रफ्तार से जा रही है, 15 + 10 विच इज 25। तो कितना टाइम लगेगा, 500/25 विच इज 20 सेकेंड। बात समझ आई? चलिए, तो इसी चीज को हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। कैसे? S रिलेटिव इज इक्वल्स टू U रिलेटिव इंटू T। तो टाइम मुझे निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 500 डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 15 + 10 विच इज 25 20 विच इज 20 सेकेंड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ओके, चलिए धीरे धीरे जैसे जैसे सवाल बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट्स की और क्लैरिटी आती जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है, अ मैन ट्रैवलिंग ऑन हिज बाइक विद स्पीड 10 km/h he crosses a train of length 200 meter in 9 seconds which is moving in opposite direction. लेट्स से ये हमारे पास ट्रेन है, इसकी लेंथ है मेरे पास 200 मीटर
लेट्स से ये मूव कर रही है vt वेलोसिटी से, विच इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। यहां पे सेम लेवल पे एक बाइक वाला है, मुझे बाइक बनाना नहीं आती है ना, समझ लो ये बाइक वाला है, और ये मूव कर रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में विद 10 किलोमीटर पर आवर से, 10 किलोमीटर पर आवर। और क्या बोला कि ये जो बाइक वाला है इसने इस ट्रेन को क्रॉस किया 9 सेकंड में, और 9 सेकंड में क्रॉस किया, तो ये जो vt है, ये vt क्या होगी, मुझे ये सवाल में बतानी है, मुझसे सवाल में ये बात पूछी है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए तो सबसे पहली बात किसके रिस्पेक्ट में बात करें, लेट्स से बाइक वाले के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू बाइक। बाइक वाले के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरी ट्रेन, यहां पे है मेरा बाइक वाला, ठीक है, ये बाइक वाला। अब बाइक वाले के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूंगा तो इसकी वेलोसिटी पलटा के मुझे देनी पड़ेगी, तो जैसे ही पलटा के दूंगा तो ये vt तो इधर है ही, प्लस 10 किलोमीटर पर आवर एक और हो गई। और अब क्या हुआ कि इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई 0 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई 0। ये आ गया मेरे पास रेस्ट पे, ये आ गया मेरे पास रेस्ट पे। अब इसको क्या लगेगा कि ये तो रेस्ट पे है और एक ट्रेन जा रही है जिसकी लेंथ है 200 मीटर, और किस रफ्तार से जा रही है, vt प्लस 10, और इस ट्रेन ने इसको क्रॉस किया 9 सेकंड में। तो आई होप ये सारी जो चीजें हैं ये आपको क्लियर हुई होगी। यहां पे बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि ये रेस्ट पे है और इसने क्रॉस कर लिया, हम रिलेटिव वेलोसिटी के हेल्प से टाइम निकालेंगे, सारी चीजें, ये बात नहीं है। बात एक और है कि यहाँ पे जो टाइम दे रखा है ये 9 सेकंड दे रखा है, और ये जो वेलोसिटी है ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो आप दो काम कर सकते हो, या तो इस 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो और vt निकालो मीटर पर सेकंड में, फिर उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में पूछी है, या फिर इस 9 सेकंड को ही आवर में कन्वर्ट कर लो। एक सेकंड बेसिकली 1 आवर में होते हैं 60 इंटू 60 विच इज 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। तो एक सेकंड में होंगे 1/3600 आवर, तो 9 सेकंड में कितने होंगे, 9 सेकंड में इस तरफ निकाल, 9 सेकंड में होंगे 9/3600 आवर। इसको बोलते हैं हम यूनिटरी मेथड, कि एक आवर में 3600, तो एक सेकंड में निकालने के लिए इसको इधर ले आओ, तो 1/3600, तो 9 सेकंड के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया, 9 1 9 4, सो इट विल बी 1/400 आवर। तो 9 सेकंड कितना होगा, 1/400 आवर। चलिए अब इसकी बात करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 200। किस स्पीड से मूव करेगा, vt प्लस 10, और कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी इट इज इक्वल टू टाइम, तो टाइम कितना लगा, 1/400। कुछ मिस्टेक की है क्या, डिस्टेंस अपॉन सही है, चलो देखते हैं, ये हो गया। चलिए तो vt प्लस 10 इट इज इक्वल टू 4 2 8, और ये 4 0, कुछ तो मिस्टेक हुई है, लेंथ 200 मीटर है, ये भी ध्यान दो। यहां पे ये हमारे पास 200 मीटर है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 200 मीटर है, इसको किलोमीटर में जब कन्वर्ट करोगे तो 1/5 किलोमीटर होगा,
कैसे किया 1/5 किलोमीटर? 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 1 मीटर में 1/1000 और 200 मीटर में 200/1000। इससे ये गया 2 1 जा 2 5 जा। ये बेसिक यूनिटरी मेथड है जो हम क्लास 9th या 10th में पढ़ते हैं। तो ये आएगा 1/5 किलोमीटर, 1/5 किलोमीटर। तो यहां पे आएगा 1/5 किलोमीटर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 400 इट इज इक्वल्स टू 5 VT प्लस 10। 5 1 जा 5 8 जा 8 5 जा 40 80, तो VT की वैल्यू आ जाएगी 70 किलोमीटर पर आवर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 70 किलोमीटर पर आवर। यही आपसे सवाल में पूछा था, तो इस कॉन्सेप्ट से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है? टू ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ आर मूविंग विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड and 13 meter per second on parallel tracks. Find out time of crossing if they are moving in same direction and opposite direction. एक ट्रेन है, let's say this is one train and this is another train. इसकी लेंथ है 75 मीटर और इसकी लेंथ है 75 मीटर। इसकी लेंथ है इसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है 13 मीटर पर सेकेंड। आप बोलोगे कि सर हमको कैसे पता कि इसकी 12 इसकी 13 है? बेटा इसकी ज्यादा होगी तभी तो ये क्रॉस करेगी ना, कॉमन सेंस है नहीं। चलो अब बात समझो कि ये ट्रेन का इंजन, अब इस ट्रेन को क्रॉस करना है तो फाइनल कंडीशन मेरे पास, फाइनल जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम किस तरीके से बनेगा एक बार देखो। ये तो मेरे पास एक ट्रेन और ये मेरे पास दूसरी ट्रेन। बात समझ आई? ये मेरे पास दोनों ट्रेन हो गई। अगर आप गौर से देखोगे तो इसने क्या किया, सबसे पहली बात जो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया होगा सबसे पहले इसकी लेंथ के बराबर, मतलब कि पहले इन बिटवीन कहीं ये यहां आया होगा इसका इंजन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने सबसे पहले ये 75 मीटर ट्रेवल किया होगा। इसके बाद जब ये आगे गया होगा तो ये कितना आगे गया, इसकी लेंथ के बराबर। मतलब जो टोटल डिस्टेंस इस ट्रेन ने ट्रेवल किया है, मतलब रिलेटिव डिस्टेंस जो इस ट्रेन ने ट्रेवल किया है, क्या वो 75 प्लस 75 होगा, विच इज 150 मीटर। क्या ये बात आपको समझ में आई? ऐसे समझो कि इसको अगर क्रॉस करना है तो मतलब इसके इंजन के यहां पे इसका लास्ट डब्बा होना चाहिए, तभी तो ये क्रॉस करेगी। तो रिलेटिवली जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि ये इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ हुआ है, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ हुआ है, तभी तो इतना ट्रेवल किया है। मतलब कि पहले यहां पे था इंजन, अब यहां पे है, तो टोटल कितना ट्रेवल किया, ये 75 प्लस ये 75, तभी तो मैं ये बात कहूंगा कि रिलेटिव मोशन कितना हुआ है, 75 प्लस 75। तो एस रिलेटिव तो मेरे पास आ गया 75 प्लस 75 विच इज 150 मीटर। अब वी रिलेटिव के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको रोक रहा हूं, ये ए और ये बी। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो जैसे ही इसको रोकूंगा इसकी वेलोसिटी को पलटा के देना पड़ेगा, तो पलटा के दूंगा तो पीछे हो जाएगा 12, 13 आगे पीछे 12, तो क्या ये 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है 150 मीटर, तो टाइम कितना लगेगा, विच इज
150 divided by 1, which is 150 second. 150 second. I hope this thing is clear. ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर, विच इज 150 सेकेंड. सेकेंड पार्ट में हमको क्या बोला है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है. अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये तो हुई इसकी इनिशियल कंडीशन. फाइनल कंडीशन में क्या होगा कि ये कुछ ऐसे बनेगी. मतलब ये अगर मैं ए बोल रहा हूं, ये बी बोल रहा हूं, ये ए, ये बी, तो ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है. तो अगर मैं बात करूं बी के इंजन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 75 प्लस 75 अगेन एस रिलेटिव तो मेरे पास 150 मीटर ही होगा. एस रिलेटिव कितना होगा? 150 मीटर. अब विद रिस्पेक्ट टू ए इसकी 12 बोल रहा हूं और इसकी 13 बोल रहा हूं. अगर मैं v रिलेटिव निकालूं ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a तो इसकी वेलोसिटी को पलटा के देना पड़ेगा. तो 13 तो ऑलरेडी थी, प्लस पलटा के दूंगा तो ये कितनी हो जाएगी? 25 मीटर पर सेकेंड. तो यहां पे जो टाइम लगेगा वो लगेगा s रिलेटिव डिवाइडेड बाय VBA which is equals to 150 divided by 25. 25 ones are 25 six are. तो सेकंड पार्ट का जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 6 सेकेंड. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. बिल्कुल बेसिक सी बात कि जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों ट्रेन की जो लेंथ होगी उनको ऐड करके आएगा. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. इसी में एक वैरायटी और आती है सवाल की, जहां पे दूसरी ट्रेन की जगह आपको प्लेटफॉर्म दे देता है. तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता. उसमें इतनी सी बात चेंज होती है कि प्लेटफॉर्म के पास कोई वेलोसिटी नहीं होती है. प्लेटफॉर्म की मूव थोड़ी करता है प्लेटफॉर्म, है ना. तो प्लेटफॉर्म के पास कोई वेलोसिटी नहीं होती है. ट्रेन आती है जो उसके अंदर भी जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म. लेकिन उसके पास जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो ट्रेन की वेलोसिटी है वही होगी. क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म के पास कोई वेलोसिटी नहीं होती, वो तो स्टेशनरी रहता है ना. कॉमन सेंस से कर सकते हो. आई होप वो वाले सवाल. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं. 3 persons A, B, C standing at a vertices of an equilateral triangle of side L. 3 बंदे हैं भैया अपने पास और तीनों साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी यहां पे खड़े हुए हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब तीनों साइड एल एल एल. ये एंगल 60 डिग्री, ये पता है ना, डायग्राम को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते. ये एंगल 60 डिग्री हुआ. क्या बोला है? इफ दे स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली विद स्पीड v such that A always towards B, B always towards C and C always towards A. कहने का मतलब क्या हुआ कि A कुछ इस तरीके, ये तीनों कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं और कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि A हमेशा B की तरफ देखता है, B हमेशा C की तरफ देखता है और C हमेशा A की तरफ देखता है. मतलब अगर t इक्वल्स टू 0 पे बात करूं तो ये कंडीशन होगी. t इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा कि ये इसके तरफ देख के दौड़ना स्टार्ट होगा, ये इसके तरफ देख के दौड़ना स्टार्ट होगा विद स्पीड v और ये भी v और ये इसकी तरफ देख के दौड़ना स्टार्ट होगा. लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ेगा, ये थोड़ा आगे बढ़ेगा तो इसका मूवमेंट कुछ टाइम बाद ऐसे हो जाएगा. यस और नो? क्यों? क्योंकि ये थोड़ा आगे बढ़ा तो ये भी थोड़ा आगे बढ़ेगा और ये भी आगे बढ़ेगा तो ये इसको देखता हुआ इस तरीके से मुड़ेगा तो इसका मूवमेंट थोड़ा टाइम बाद ऐसे हो जाएगा. ये आगे बढ़ा और ये आगे बढ़ा तो थोड़े टाइम बाद इसका मोशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा. ये आगे बढ़ा और ये भी आगे बढ़ा तो इसका मोशन कुछ इस तरीके से ऐसे हो जाएगा. तो लेट्स से कुछ टाइम बाद ए यहां पे होगा, बी यहां पे होगा और सी यहां पे होगा और
ये बात तो मैं सिमेट्रिसिटी से कह सकता हूं कि ये तीनों अगर तीनों v स्पीड से मूव कर रहे हैं और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया होगा उतना ही डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया होगा और इतना ही डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया होगा। तो सिमेट्रिसिटी से मैं ये बात बोल सकता हूं कि जहां पे ये मिलेंगे अगेन ये x x x होंगे और ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होंगे। तो इनका अगर मैं मोशन की बात करूं तो इनका मोशन कुछ इस तरीके से यहां पे होगा, इसका मोशन भी कुछ घूम के ऐसे होगा और इसका मोशन भी कुछ घूम के ऐसे ही होगा। सबसे पहली बात टाइम आफ्टर विच दे विल मीट, कितने टाइम बाद ये मिलेंगे। अब ऐसे समझो कि चाहे मैं किसी भी टाइम पे बात करूं, इसकी वेलोसिटी, एक वेलोसिटी इसके तरफ है और इसकी वेलोसिटी जो है वो यहां से 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है l, ये वेलोसिटी कितनी है v और ये वेलोसिटी कितनी है v, ये एंगल 60 डिग्री। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है v cos 60 और ये कंपोनेंट है v sin 60। अब ये v sin 60 का तो कोई काम नहीं है। अब ऐसे समझो कि ये जो डिस्टेंस l है ये जब 0 हो जाएगा, देखो ये डिस्टेंस l से थोड़े टाइम बाद x होगा, थोड़े टाइम बाद कुछ और होगा, थोड़े टाइम बाद कुछ और होगा। तो एक टाइम आएगा जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा 0। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि उस टाइम पे क्या होगा कि इनके बीच मतलब इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं रहेगा और ये तीनों आपस में मिल जाएंगे। और ये बात समझो कि इन दोनों के बीच में x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है l, और x डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या मैं निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो जब ये दोनों x डायरेक्शन में l डिस्टेंस कवर कर लेंगे विद सम रिलेटिव वेलोसिटी, तब ये दोनों मिल जाएंगे। और सेम चीज सिमेट्रिसिटी से मैं ये बात बोल सकता हूं, तो किसी भी एक पार्टिकल के लिए टाइम निकाल लूं और वही टाइम पे ये तीनों आके कहीं ना कहीं यहां पे मिलेंगे। ये बात समझ में आई? चलिए अब बात समझो, यहां पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है l और रिलेटिव वेलोसिटी यहां पे b है और यहां पे c है। लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू c अगर मैं बात करूं, विद रिस्पेक्ट टू c, तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू c, तो विद रिस्पेक्ट टू c बात करूंगा तो इसको पलटा के देना पड़ेगा। cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये कितना हो गया v/2, तो इसको पलटा के दूंगा v/2, तो ये कितना हो जाएगा v प्लस v/2 विच इज 3v/2, 3v/2। मतलब अब ये मेरे पास रेस्ट पे है और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है विद रिलेटिव वेलोसिटी 3v/2। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है l विद रिलेटिव वेलोसिटी 3v/2, तो ये कितना हो जाएगा 2l डिवाइडेड बाय 3v। इस टाइम के बाद ये तीनों मिलेंगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। कितने टाइम के बाद मिलेंगे? 2l डिवाइडेड बाय 3v। अगला सवाल क्या है? पोजीशन एट विच दे विल मीट। अब ऐसे समझो थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि ये एक और ट्रायंगल बनाएंगे कुछ इस तरीके से, अगेन 60 डिग्री। तो बेसिकली जो पॉइंट होगा जहां पे ये मिलेंगे वो मोस्ट सिमेट्रिक पॉइंट होगा और मोस्ट सिमेट्रिक पॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या बनता है? सेंट्रॉइड। तो ये कहां पे मिलेंगे? सेंट्रॉइड पे। चलिए नेक्स्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑफ वन पार्टिकल, किसी भी एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है। लेट्स से हम बात कर रहे हैं B की, ये हमारे पास L, ये हमारे पास L/2 हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मुझे H निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है L/2 और हाइपोटेनियस है, इसको H क्यों बोलो, लेट्स से S बोल दो, ये S है।
बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू cos 30, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2 cos 30 विच इज इक्वल्स टू L/2. cos 30 होता है √3/2, तो ये 2 से ये 2 गया, तो ये कितना आएगा L/√3. तो ये कितना आ जाएगा L/√3. ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन L/√3. L/√3 ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो क्या यही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा L/√3. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी वन पार्टिकल. किसी भी वन पार्टिकल का डिस्टेंस निकालना है. तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना होगा तो मुझे ये पाथ पता करना होगा, है ना? नहीं, ये पाथ हमको पता नहीं करना है. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है. डिस्टेंस इज सिंपली स्पीड इनटू टाइम. किस स्पीड से मूव कर रहा है, v. अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करूं, डिस्टेंस निकाल रहा हूं, किस स्पीड से मूव कर रहा है, v. इतने टाइम तक मूव करेगा, 2L/3v. 2L/3v. इस v से v गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 2L/3. 2L/3. इस तरीके से आप चीजों को सोच सकते हो, और दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको आना चाहिए. एग्जामिनेशन में आपसे इतना नहीं पूछेगा, नीट वालों के लिए इतना नहीं पूछेगा. नीट वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ आपसे टाइम पूछेगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी की हेल्प से आप टाइम निकाल लेना. वो या तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे देगा, या फिर आपको स्क्वायर दे देगा, या फिर हेक्सागन दे देगा. कुछ भी वो आपको दे सकता है. फॉर एग्जाम्पल उसने स्क्वायर दे दिया ABCD such that A is always towards B, B is always towards C, C is always towards D and D is always towards A. तो इस तरीके से वो घूमते हुए सेंटर पे मिलेंगे. किस वेलोसिटी से मिलेंगे, तो देखो यहाँ पे V, यहाँ पे V, तो इसका कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो L/V हो जाएगा इनका टाइम. हेक्सागन भी दे सकता है इस तरीके से, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ. इस तरीके से भी चीजों को सोचा जा सकता है. तो आपको बस और बस एक डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के जो भी लेंथ है उससे डिवाइड करना है. लेंथ डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी और टाइम आ जाएगा. दूसरी बात, जेई वालों के लिए ये हमेशा सेंटर पॉइंट पे मिलेगा. ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, उसके बाद तो डिस्प्लेसमेंट तो आप निकाल ही सकते हो सेंटर पॉइंट से, और डिस्टेंस सॉल्व कर सकते हो. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं. Two particles A and B are moving with same direction with speed 40 meter per second and 10 meter per second respectively. Initially A is 90 meter behind B. A पीछे है, तो B को आगे बना लेते हैं और A पीछे है. A किस स्पीड से मूव कर रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड. B किस स्पीड से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 90 मीटर. मुझसे सवाल में क्या पूछा है, टाइम आफ्टर विच A विल ओवरटेक B. किसके रिस्पेक्ट में बात करें, विद रिस्पेक्ट टू B अगर हम बात करें तो इसकी वेलोसिटी को पलटा के इधर देना पड़ेगा. नया डायग्राम बना लेते हैं. ये हमारे पास है A और ये हमारे पास है B. तो विद रिस्पेक्ट टू B अगर मैं बात करूं, तो विद रिस्पेक्ट टू B बात किया, तो ये तो आ गया हमारे पास रेस्ट पे. इसकी वेलोसिटी को पलटा के देना पड़ेगा, तो 40 इधर 10 इधर, तो क्या ये 30 से मूव कर रहा होगा. ये डिस्टेंस मेरे पास है 90 मीटर. तो बेसिकली बात क्या हुई कि ये रेस्ट पे है, ये 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो कितने टाइम बाद ओवरटेक करेगा. देखा सवाल कितना आसान हो गया. तो 90 डिवाइडेड बाय 30 विच इज 3 सेकेंड. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं.
a particle B starts from rest with constant acceleration 2 meter per second. Another particle A which is 24 meter behind B, मतलब B आगे है. B आगे है और क्या बोला है, पार्टिकल B स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B ये 0 है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज माय एक्सेलरेशन ऑफ B. क्या बोला है, अनदर पार्टिकल A, ये हमारे पास A है जो कि 24 मीटर पीछे है B से. ये सवाल में मुझे दे रखा है, starts simultaneously towards B with constant speed 11 मीटर पर सेकेंड. UA मेरे पास है 11 मीटर पर सेकेंड और मुझे बोला है कि ये स्पीड कांस्टेंट है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ A विल बी 0. मुझसे क्या पूछा है कि कितने टाइम के बाद A B को ओवरटेक करेगा. सबसे पहली बात, क्या A B को ओवरटेक कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, और करेगा तो कितने टाइम बाद करेगा, मुझसे सवाल में ये पूछा है. चलिए किसके रिस्पेक्ट में बात करें, B के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं. विद रिस्पेक्ट टू B, ये हमारे पास B, ये हमारे पास A, और इस डायरेक्शन में इसके पास 11 मीटर पर सेकेंड, ये डिस्टेंस है 24 मीटर. अब बात समझो कि जैसे ही मैं B के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो B तो हमारे पास रेस्ट पे आ गया, ये मूव कर रहा था 11 मीटर पर सेकेंड, और अगर मैं B के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो B की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पलटा के देना पड़ेगा. इसकी वेलोसिटी तो 0 है, तो इसकी वेलोसिटी पलटा के देने में ये 11 मीटर पर सेकेंड ही आएगी, लेकिन इसका एक्सेलरेशन मुझे पलटा के देना पड़ेगा, तो यहां पे आएगा एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B बैकवर्ड डायरेक्शन में विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B आया 11 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में. तो मुझे निकालना है टाइम, जितनी उस टाइम में ये जो डिस्टेंस है 24 मीटर ये कवर हो जाए. तो सबसे पहली बात, U रिलेटिव मेरे पास कितना है, UAB 11 मीटर पर सेकेंड. S रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है 24 मीटर. टाइम मुझे निकालना है, A रिलेटिव मेरे पास है, ये पॉजिटिव लिया था तो वो नेगेटिव हो जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डायरेक्ट लगाए. S रिलेटिव इज इक्वल्स टू विच इज 24, U रिलेटिव इंटू T विच इज 11T प्लस 1/2 A रिलेटिव विच इज -2 इंटू T स्क्वायर. ये 1 से गया, ये -T स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, T स्क्वायर ये इधर आएगा तो -11T प्लस 24 इट इज इक्वल्स टू 0. तो ये क्या बनेगा, 6 4 24, और किसी से बनता है क्या, 6 4 24, 8 3 24. तो ये क्या बनेगा, T स्क्वायर -8T -3T प्लस 24 इट इज इक्वल्स टू 0. तो T कॉमन आ गया, अंदर आएगा T -8, -3 कॉमन आ गया, अंदर आएगा T -8, इट शुड बी इक्वल्स टू 0. तो ये आएगा T -3 और T -8 इट इज इक्वल्स टू 0. तो ये आ जाएगा T इक्वल्स टू 3 सेकेंड और T इक्वल्स टू 8 सेकेंड. मतलब 2 टाइम आ गए. सर 2 टाइम का क्या मतलब है, 2 टाइम का मतलब है कि ऐसे समझो
कि इनिशियली क्या था कि ये मूव कर रहा था 11 मीटर पर सेकंड से, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये इसको ओवरटेक कर जाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा, क्यों? क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन भी है। फॉर एग्जाम्पल ए यहां पे आ गया, ये तो मूव कर ही रहा है 11 मीटर पर सेकंड से, लेकिन एक टाइम आएगा जब इसका एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को बढ़ा के 11 मीटर पर सेकंड से ज्यादा कर देगा। 11 मीटर पर सेकंड से जैसे ही ज्यादा करेगा तो ये इसको अगेन ओवरटेक कर लेगा, और अगेन ओवरटेक करने का टाइम जो होगा वो होगा 8 सेकंड। तो ए बी को ओवरटेक करेगा, वो टाइम है 3 सेकंड, और बी ए को ओवरटेक करेगा, वो टाइम है 8 सेकंड। तो मुझसे सवाल में क्या बोला है? ए ओवरटेक्स बी, इसका मतलब टाइम क्या हो जाएगा? 3 सेकंड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है? Two balls are thrown simultaneously, A vertically upwards with a speed 20 meter per second. एक बॉल को फेंका गया vertically upwards with a velocity 20 meter per second. This is my ball A. B vertically downwards from a height of 40 meter. B vertically downwards from a height of 40 meter with the same speed. और इसको भी सेम स्पीड से फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज माई यूबी। क्या बोला है? अलोंग द सेम लाइन ऑफ मोशन, सेम लाइन ऑफ मोशन है। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट? कितने टाइम के बाद वो मिलेगी? मुझसे सवाल में ये पूछा है। तो ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, किसी भी एक के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। मैं बात करने जा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू बी। विद रिस्पेक्ट टू बी मैं बात करूंगा तो हमारे पास जो बी है ये तो रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। ए की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो जैसे ही मैं बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, बी के ऊपर जाकर बैठूंगा और उसका हर्जाना दूंगा। हर्जाना क्या है कि बी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को पलटा के ए को दे दूंगा। तो सबसे पहले वेलोसिटी की बात करता हूं। इसके पास ऑलरेडी थी 20 मीटर पर सेकंड, बी की वेलोसिटी को पलटाऊंगा तो 20 और आ जाएगी, तो क्या ये 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी? चलिए, ए के अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो था जी डाउनवर्ड्स। इसके एक्सेलरेशन की मैं बात करूं तो वो है जी डाउनवर्ड्स। अब विद रिस्पेक्ट टू बी बात कर रहा हूं तो इसके एक्सेलरेशन को भी पलटा के देना पड़ेगा। तो इसके पास एक एक्सेलरेशन ऊपर आ जाएगा जी, ये जी को कैंसिल कर देगा, तो जी ए रिलेटिव जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 0। ए रिलेटिव कितना आ जाएगा? 0। तो ये तो कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी वाला केस बन गया कि ये कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है विथ 40 मीटर पर सेकंड। तो मेरे पास एस रिलेटिव है कितना? 40 मीटर, और वी रिलेटिव है 40 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगेगा? 40 by 40 विच इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ए रिलेटिव हमारे पास 0 है, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इज माय टाइम। तो 40 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज आवर 1 सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 1 सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट मुझसे पूछा है कि हाइट एट विच दे विल मीट। तो सिंपल सी बात, या तो ऐसा कर लो, इसकी निकाल लो या इसकी निकाल लो। लेट्स से इसकी निकालता हूं। तो ये मूव किया, टाइम कितना लगेगा? 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में ये कितना मूव करेगा? तो S इज इक्वल टू यू टी। यू कितना है? 20 इंटू 1 प्लस 1/2। ए कितना होगा? -10 इंटू 1 का स्क्वायर। 2 1 जा 2 5 जा 20 - 5 इज 15 मीटर।
ये हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं कि ये कितना मूव कर जाएगा 1 सेकंड में। अरे 1 सेकंड बाद ये मिलेंगे तो मैं ये बात निकाल लेता हूं कि ये 1 सेकंड में कितना मूव करेगा, उसी हाइट पे मिलेंगे। तो 1 सेकंड में मैंने s = ut + ½ at² निकाला, तो ये जो हाइट निकल के आई, ये निकल के आई 15 मीटर, मतलब ये 15 मीटर पे मिलेंगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। An aircraft is moving at a height of 1 kilometer from the ground with speed 500 meter per second. ये हमारा ग्राउंड और यहां पे कोई एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है विद स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड, और ये जो डिस्टेंस है ये है 1 किलोमीटर। फिर क्या बोला है, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड टुवर्ड्स एयरक्राफ्ट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। यहां से एक गोली को फायर किया गया अपवर्ड डायरेक्शन में विद वेलोसिटी 700 मीटर पर सेकेंड। लुकिंग एट द बुलेट, क्या हुआ कि इसका जो पायलट था, एयरक्राफ्ट का जो पायलट था, उसने बुलेट को देखा और क्या किया कि अपने एयरक्राफ्ट को एक्सेलरेशन देना स्टार्ट किया। तो सवाल ये है कि इस एयरक्राफ्ट का मिनिमम एक्सेलरेशन क्या हो कि ये जो बुलेट है जस्ट एस्केप करे, मतलब कि ये बुलेट, ये जो एयरक्राफ्ट है जस्ट एस्केप करे बुलेट को, मतलब बुलेट यहां आके जस्ट आके रुक जाए। ये मुझसे सवाल में पूछा है। ओके, चलिए सबसे पहली बात, विद रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट हम बात करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट हम बात करेंगे तो ये तो आ जाएगा रेस्ट पे, ये रेस्ट पे आ जाएगा, और रेस्ट पे आने की कीमत क्या होगी कि इसकी वेलोसिटी को पलटा के देना पड़ेगा। तो ये 700 ऊपर और 500 नीचे, तो क्या ये आ रहा होगा 200 मीटर पर सेकंड से। अब दूसरी बात, लेट्स से इसने एक्सेलरेशन दिया ए ऊपर। अब ऐसे समझो कि बुलेट को फायर कर दिया, उसके बाद तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस हो गया कि उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, लेकिन एयरक्राफ्ट के पास अपना खुद का इंजन है जो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देगा। तो इसका एक्सेलरेशन लेट्स से ए है और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी। तो जब मैं इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन आएगा जी प्लस ए, यही आएगा। मतलब इसके एक्सेलरेशन को पलटा के दूंगा तो जी तो ऑलरेडी था और ये क्या आ जाएगा जी प्लस ए, और ये डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर। चलिए अब देखते हैं एस रिलेटिव मेरे पास कितना है 1 किलोमीटर विच इज 1000 मीटर। यू रिलेटिव मेरे पास कितना है 200 मीटर पर सेकेंड। ए रिलेटिव मेरे पास कितना है जी लेट्स से 10 प्लस ए, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में विच इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, और मुझे निकालना है कि ये जस्ट एस्केप कर जाए, मतलब ये रेस्ट पे है और ये आते 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 जस्ट इससे पहले इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी हो वो 0 हो जाए, तभी तो ये जस्ट एस्केप करेगा। इसका मतलब v रिलेटिव कितना हो जाए 0। कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v रिलेटिव का स्क्वायर विच इज 0 माइनस u रिलेटिव का स्क्वायर विच इज 4 और ये 4 0, इट इज इक्वल टू 2 into a relative which is minus 10 plus a into s relative which is 1000। तो ये 3 0 से ये 3 0 गए, 3 गए 3, ये 2 1 जा और ये 20 जा, तो ये कितना आ गया 20 is equals to 10 plus a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो
वो वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि मिनिमम इतना एक्सेलरेशन हो कि ये जस्ट एस्केप करे। जस्ट एस्केप का मतलब यहां पे आके इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाए 0, और ये जस्ट एस्केप कर दे यहां पे वेलोसिटी के बाद ये नीचे आ जाए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है? A lift is moving downwards with constant acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई एक लिफ्ट है जो कि डाउनवर्ड्स मूव कर रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या बोला है? अ बॉल इज ड्रॉप्ड इनसाइड लिफ्ट फ्रॉम हाइट 2 मीटर। कोई एक बॉल लेट्स से इसके हाथ से ड्रॉप की गई फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर। दिस हाइट इज 2 मीटर above the floor. Find a time after which ball will strike the floor. एक लिफ्ट में है और लिफ्ट से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, और ड्रॉप किया गया तो ये कितने टाइम में इसकी फ्लोर पे टकराएगी, मुझसे सवाल में ये पूछा है। एक तरीका है इसको ग्राउंड फ्रेम से रह के सोचने का कि लेट्स से टी टाइम में ये इसकी फ्लोर से टकराएगी। टी टाइम में जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया होगा, कुछ डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया होगा, दोनों का सम मेरे पास 2 मीटर आ जाएगा, और उस तरीके से मैं चीजों को सोच सकता हूं। एक और तरीका, जो जैसा कि हम रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं, तो रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से इसको सोचने का ट्राई करते हैं। हमने क्या किया कि हम जाकर बैठ गए लिफ्ट के अंदर, मतलब अब सारी बातें लिफ्ट के रिस्पेक्ट में होगी। अगर आपको याद हो कि हमने कुछ सवाल सॉल्व किए थे मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर, कि एक बलून है जो कि ऊपर जा रहा है, जिसकी वेलोसिटी लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड है, और उससे मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। तो जब मैं उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता था तो उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, बलून की जो वेलोसिटी होती थी, वो ही मानता था। यहां पे अगर आप गौर करो तो यहां से मैंने इस कॉइन को ड्रॉप किया, कॉइन नीचे जा रही है विद एक्सेलरेशन a, लेट्स से इसकी वेलोसिटी है u। तो इस टाइम पे एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट इस लिफ्ट की जो वेलोसिटी है वो है u डाउनवर्ड्स। अब इस लिफ्ट के अंदर ये मैन है जिसने कॉइन को ड्रॉप किया, तो इस मैन की भी वेलोसिटी होगी u डाउनवर्ड्स। अब जैसे ही इसने कॉइन को ड्रॉप किया तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि इस कॉइन की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी u डाउनवर्ड्स। ये बात समझ में आई? ये वही बात हो गई जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में सीखी थी। ठीक है, तो इस कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी हो गई u डाउनवर्ड्स। अब मैं सारी बातें कर रहा हूं इसके रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? इस मैन के रिस्पेक्ट में जो लिफ्ट के अंदर है। तो ये डायग्राम मैं वापस बना लेता हूं। यहां से मैंने एक कॉइन को ड्रॉप किया। अब ये मैन लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हम बात कर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हम बात कर रहे हैं, मतलब लिफ्ट रुक गई, ये मैन स्टेशनरी है, लिफ्ट रुकी हुई है। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि जिसकी भी रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 हो जाते हैं। तो मैं इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं कि इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब एक बात समझो कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u नीचे। अब जब मैं बात कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो लिफ्ट में जाके बैठने का हर्जाना मुझे भुगतना पड़ेगा कि इसको, इस कॉइन को लिफ्ट की वेलोसिटी देनी पड़ेगी। लिफ्ट की वेलोसिटी थी u नीचे, तो इसको एक वेलोसिटी u ऊपर भी देनी पड़ेगी। तो इसके पास पहले से u वेलोसिटी थी, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बात कर रहा हूं तो एक वेलोसिटी ऊपर जाएगी। तो इस कॉइन की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी u रिलेटिव वो कितनी हो जाएगी? 0। ये हाइट कितनी है? 2 मीटर। चलिए अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। जैसे ही इस कॉइन को ड्रॉप कर दिया गया,
इसके पास एक्सेलरेशन आया g नीचे, भैया हवा में है तो विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन हु इज ऑन द ग्राउंड, ये हवा में है और हवा में है तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा g डाउनवर्ड्स। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं उस पर्सन के हिसाब से जो लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, तो लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन उल्टा करके देना पड़ेगा, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा g माइनस ए। बात समझ आई? तो अब मेरे पास एक कॉइन को ड्रॉप कर दिया गया जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी u है और रिलेटिव एक्सेलरेशन g माइनस ए है, और 2 मीटर हाइट से ड्रॉप किया तो कितना टाइम लगेगा, मुझसे ये सवाल में पूछा है। चलिए, तो सबसे पहली बात s रिलेटिव मेरे पास कितना है 2 मीटर, u रिलेटिव मेरे पास कितना है 0, a रिलेटिव मेरे पास कितना है g माइनस ए, और क्या बचता है, बस यही बचता है। ठीक है, यही बचता है। कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s रिलेटिव इज इक्वल्स टू u रिलेटिव इनटू t प्लस 1/2 a रिलेटिव इनटू t स्क्वायर। s रिलेटिव कितना है 2, u रिलेटिव 0 तो ये वाली टर्म 0 हो गई, 1/2 a रिलेटिव है g माइनस ए, g है 10 और a है 2 तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 विच इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 और t स्क्वायर मुझे निकालना है, तो ये 2 1 जा 2 4 जा, तो t स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ये 4 इधर जाएगा तो 1/2, तो t की वैल्यू आएगी 1/√2 सेकेंड, t की वैल्यू आई 1/√2 सेकेंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए इसी चीज को आप एक और तरीके से सोच सकते थे। क्या सोच सकते थे कि अगर मेरे पास यही सवाल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता, मतलब सिर्फ नॉर्मल कंडीशन होती कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप किया h हाइट से और मुझे ये सवाल में पूछा होता कि इसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड को टच करने में, तो मैं क्या बोलता, टाइम इज इक्वल टू √2h/g। यही मैं बोलता कि इस केस में जो मेरे पास टाइम निकल के आता है वो निकल के आता है √2h/g, यही निकल के आता है। जब मैं रिलेटिव के टर्म में बात करूंगा तो अगर मेरे पास u रिलेटिव 0 है, मतलब रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी 0 है और h हाइट से मैंने ड्रॉप किया है और a रिलेटिव मेरे पास g माइनस ए है, तो क्या मैं टाइम को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2h डिवाइडेड बाय a रिलेटिव, वहां पे एक्सेलरेशन था g, यहां पे मैं लिखूंगा रिलेटिव एक्सेलरेशन। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 इंटू हाइट कितनी है 2 और a रिलेटिव कितना है g माइनस ए विच इज 8, तो ये कितना होगा 4/8 विच इज 1/√2 सेकेंड। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये और ये मैं किस तरीके से रिलेट कर सकता हूं, मतलब कि टाइम मेरे पास नॉर्मल केस में आता है 2h/g और यहां पे रिलेटिव के केस में आएगा 2h/a रिलेटिव। तो सर ये बाकी चीजों में भी लग सकता है क्या, फॉर एग्जाम्पल कि ये मेरे पास कोई लिफ्ट है, ये मेरे पास कोई लिफ्ट है, इसको मैं u रिलेटिव से फेंक रहा हूं तो ये ऊपर जाते 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 आएगी, तो कोई मुझसे इसका टाइम पूछ लेगा तो क्या मैं इसको 2u रिलेटिव डिवाइडेड बाय a रिलेटिव लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हो और 101% हमेशा आंसर करेक्ट ही आएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए, अच्छा सर ये तो आपने रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से बताया, एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल कि लिफ्ट जा रही है ऊपर, लिफ्ट जा रही है ऊपर, तो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा कि मैंने इसको u वेलोसिटी से फेंका,
ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा और इतनी देर में लिफ्ट भी ऊपर आ जाएगी। तो ये इसका एक्चुअल मोशन होगा अगर मैं ग्राउंड से देख रहा हूँगा। लेकिन मैं तो अंदर बैठा हुआ हूं, मैं तो चीजें सिंप्लीफाइड ऑलरेडी कर चुका हूं लिफ्ट में बैठ के, और जैसे ही लिफ्ट में बैठा तो इसके लिए तो पूरा ही मोशन होगा और ये मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, ये ए रिलेटिव निकालना आ गया ना आपको कि अगर मेरे पास लिफ्ट नीचे जा रही है, अगर मेरे पास लिफ्ट नीचे जा रही है तो ए रिलेटिव कैसे आएगा? ए को पलटा के ऊपर दूंगा, जी नीचे ए ऊपर, तो ए रिलेटिव मेरे पास आएगा जी माइनस ए। और अगर मेरे पास लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जी तो ऑलरेडी नीचे है और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो ए भी नीचे आ जाएगा, तो ए रिलेटिव मेरे पास आ जाएगा जी प्लस ए। सर ये तो आपने मोशन अंडर ग्रेविटी में लगा दिया, क्या यही बात प्रोजेक्टाइल मोशन भी कर सकता है क्या? मतलब कहने का मतलब ये कि अगर मेरे पास कोई लिफ्ट है और इसके अंदर मैंने u रिलेटिव से कोई ऑब्जेक्ट को फेंका एट एन एंगल थीटा, तो क्या मैं इसका टाइम पीरियड 2u रिलेटिव साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए रिलेटिव लिख सकता हूं क्या? वहां पे क्या होता था 2u साइन थीटा बाय g, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए रिलेटिव। क्या मैं इसकी रेंज वहां पे क्या होती थी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, तो यहां पे क्या हो जाएगी u रिलेटिव का स्क्वायर साइन 2 थीटा, g की जगह क्या आ जाएगा ए रिलेटिव। वहां पे हाइट होती थी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगी u रिलेटिव का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, तो यहां पे हो जाएगी 2a रिलेटिव। तो ये चीजें हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। 110% आपके आंसर्स हमेशा सही आएंगे। देखा चीजें कितनी सिंप्लीफाइड हो गई विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन। इसीलिए जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो ये बात आपको बोली थी कि रिलेटिव मोशन सवालों को आसान बनाता है। समझ में आया किस तरीके से सवाल आसान बने? ओके, तो आज के लिए इतना ही, और हम और न्यूमेरिकल्स, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, so that's it from my side for today. Thank you so much everyone.